फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हमने बातचीत का विषय रखा है हिंदी में नव्य मध्यकाल। और ये हिंदी में ही नहीं, अभी हिंदुस्तान की राजनीति में भी एक तरह का एक नव मध्यकाल चल रहा है। ये जो नव्य मध्यकाल है, इस नव्य मध्यकाल की अपनी कुछ खासियत हैं, विशेषताएं हैं। हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो साहित्य कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वे मध्यकाल से तो परिचित हैं, लेकिन नव्य मध्यकाल से वो परिचित हो सकता है कुछ लोग हों, लेकिन अधिकतर लोग नव्य मध्यकाल से परिचित नहीं है। मुझे ये अचानक आज सुबह ये चीज ख्याल आई कि एक जमाने में ये बात उठी थी और हमने रखी भी थी लोगों के बीच में, तो लगा कि इस बार फिर दोबारा उसे नए सिरे से उसे रखा जाना चाहिए। और प्रसंग था कि एक समय 93-94 के करीब एक सेमिनार कलकत्ता विश्वविद्यालय ने आयोजित की थी और उसमें नामवर जी बोलने के लिए आए थे। उसमें मैंने अपना वक्तव्य रखा था और मैंने सबसे पहले इस धारणा को रखा, उनके सामने ही रखा। तो आज की बातचीत में ये हो सकता है कि मैं योग से अपने गुरुजनों का मैं स्मरण करूं। मेरे गुरुजन मुझे माफ करेंगे और नाराज नहीं होंगे। समस्या बहुत गहरी है जिसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहता हूं आप लोगों का, और बहुत बड़े स्केल पर फैल चुकी है। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम कैसे क्या कर रही है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, पक्का करेंगे, इसी में करेंगे, क्योंकि ये वह फिनोमेना है जो कि राजनीति से लेकर साहित्य तक समान रूप से सक्रिय है। जो नए किस्म का जो मध्यकाल है, उस नए किस्म के मध्यकाल की संदर्भ को छिपाओ, एक सरल भाषा में कहें। हमारे यहां जो बड़े लेखक हैं, नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह की जो सबसे चर्चित किताब है कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के चाहे जितने गुण हों, लेकिन एक उसका सबसे बड़ा अवगुण है। अवगुण यह है कि नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान लिखने के साथ जिन लेखकों का, जिनके विचारों का अपनी किताब में इस्तेमाल किया है, उनका कहीं कोई संदर्भ नहीं दिया है। और ये बीमारी, यानी संदर्भ को छिपाने और संदर्भ को न बताने की जो बीमारी है, ये नव्य मध्यकाल का एक बड़ा लक्षण है। और नामवर सिंह ने जो किया वो सिर्फ एक अपनी किताब में ही नहीं किया। मैं नमूने के तौर पर ले रहा हूं, ऐसी ऐसी दर्जनों किताबें हैं और दर्जनों लेखक हैं, और सब यशस्वी और बड़े लेखक हैं और आलोचक हैं। नामवर सिंह की तरह ही जो मेरे शिक्षक पांडे, उनकी एक पुस्तक है इतिहास व आलोचना, सॉरी साहित्य की इतिहास दृष्टि। नामवर सिंह की ही देखरेख में दो पुस्तकें और छपी बहुत सारी पुस्तकें, लेकिन जानबूझ के मैं नाम ले रहा हूं दो का। एक अर्न्स्ट फिशर की पुस्तक थी नेसेसिटी ऑफ आर्ट, उसका हिंदी में अनुवाद छपा कला की जरूरत, और अनुवाद किया
प्रसिद्ध कहानीकार अनुवादक रमेश उपाध्याय ने। नेसेसिटी ऑफ आर्ट पुस्तक में, जो अंग्रेजी में है, उस पुस्तक में रेफरेंस है बाकायदा, लेकिन हिंदी में जो पुस्तक छपी उसमें सारे रेफरेंस गायब हैं। नामवर सिंह के ही देखरेख में और उनके आंखों से गुजरी पुस्तक है दूसरी, कार्ल मार्क्स के साहित्य संबंधी चिंतन से संबंधित 6 बड़े निबंध, और यह पुस्तक भी राजकमल ने छापा का अनुवाद किया था। और इस पुस्तक में भी जिन 6 लेखकों के लेख शामिल किए गए उनके रेफरेंस नदारत हैं। हिंदी में इस तरह का लेखन प्रचुर मात्रा में है कि लिखा तो गया है लेकिन संदर्भ नहीं बताया गया। मैं क्यों ये बात उठा रहा हूं, ये चीज समझने की जरूरत है थोड़ी सी। एक व्यक्ति था, नीत्शे, दार्शनिक था और फासिज्म का बहुत बड़ा दार्शनिक था। नीत्शे की आलोचना करते हुए जॉर्ज लुकाच ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि नीत्शे की ब्यूटी यह थी कि वो मार्क्सिज्म और सोशलिज्म का बहुत विरोध करता था, और मार्क्सिज्म और सोशलिज्म का विरोध करते करते वो किसी भी हद तक जा सकता था, और गया भी वो अपने लेखन में। लेकिन लुकास ने लिखा कि मार्क्सिज्म का विरोध करते करते वो ब्यूटी यह थी कि वो मार्क्स एंगल्स का लिखा हुआ ओरिजिनल नहीं पढ़ता था, और जो कोट करता था उसका वो कभी संदर्भ नहीं बताता था। तो जॉर्ज लुकास ने लिखा कि जब कोई इंटेलेक्चुअल संदर्भ छिपाए तो वह फासिज्म के लिए जमीन तैयार करते हैं। और नीत्शे ये काम अपने तरीके से करते हैं। मेरे दिमाग में एक चीज बार बार उठती रही है जिसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो ये कि हिंदी में और हिंदी भाषी क्षेत्र जहां फासिस्ट आइडियोलॉजी का एकदम, जिसे कहें कि बहुत शानदार खेती हो रही है, एकदम फसल लहलहा रही है, कोरोना के विनाश के बावजूद हिंदी के मध्य वर्ग में एक उन्माद की अवस्था है अभी भी भारत सरकार के, खासतौर पर मोदी के नेतृत्व को लेकर। आरएसएस के कैंपेन को लेकर अगाध आस्थाएं हैं। जॉर्ज लुकास ने एक पुस्तक लिखी है जिसे कायदे से पढ़ा जाना चाहिए, और वो पुस्तक लिखी है उन्होंने इसलिए यह जानने के लिए कि आखिर जर्मन जैसे शिक्षित देश में फासिज्म कैसे आया, और इसके लिए उन्होंने जर्मनी के समाज और परंपरा का नए सिरे से अध्ययन किया और मूल्यांकन किया, और उसमें अविवेकवाद की परंपरा को खोजा। अविवेकवाद की परंपरा को खोजने एक में, और वो बहुत मोटी पुस्तक है, इतनी मोटी पुस्तक है वो, द डिस्ट्रक्शन ऑफ रीजन। उस पुस्तक में ये पहलू खास तौर पर जॉर्ज लुकास ने रेखांकित किया। मैं काफी 3 दशक तक मैं कलकत्ते में भी रहा। यहां पढ़ा लिखा बड़ा हुआ और यहां मौजूद रहा। यह बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं अभी, यह बात मैंने अपने गुरवर के सामने, नामवर सिंह के सामने भी यह बात रखी। फासिज्म का वह स्रोत, जो स्रोत जाने अनजाने शिक्षित मध्य वर्ग के लोग और खासतौर पर लोकतांत्रिक प्रगतिशील लोग तैयार करते हैं, उस मार्ग की खोज की जानी चाहिए।
उसकी शुरुआत इंटेलेक्चुअल्स में, शिक्षितों में शुरुआत उसकी यहां से होती है कि आप जो लिखें उसके संदर्भ को छिपाएं, आप जो लिखें उसके संदर्भ को न बताएं। आपने अगर कहीं से पढ़ा है, किसी से सीखा है, तो आप उसे उद्धृत न करें। यूरोप के तमाम लोकतांत्रिक देशों में यह परंपरा है कि कोई भी बुद्धिजीवी कहीं से भी पढ़ता है, कहीं से भी सीखता है। यहां तक कि जो बड़े नामी दार्शनिक और प्रोफेसर हैं, चाहे वो दरिदा हो, चाहे वो रोना बार्थ हो, या और कोई लोग, या उम्बर्तो इको हो, वो अगर अपने विद्यार्थी की भी किताब से पढ़ते हैं और उन्हें काम की कोई चीज लगती है तो उसे उद्धृत करते हैं, और सम्मान के साथ उद्धृत करते हैं, और बताते हैं कि ये फलाने लिखा है। ये अगर वो एक लाइन भी किसी दूसरे की लेते हैं तो बताते हैं कि ये एक लाइन उससे ली है। 2 पन्ने का निबंध होता है, लेकिन 4 पन्ने के रेफरेंस होते हैं उसमें। हिस्ट्री में ये, हिंदुस्तान में सोशल साइंस में जो लोग हैं उनके यहां ये परंपरा है, लेकिन हिंदी के आलोचकों में, हिंदी साहित्य में ये परंपरा बड़े स्केल पर गायब है। और अगर जॉर्ज लुकास की बात माने तो संदर्भ छिपाने से और संदर्भ न बताने से फासिज्म की जमीन तैयार होती है। नरेंद्र मोदी तो कल आए हैं, जुमा 7 दिन हुए इन्हें आए। जिस बीमारी की तरफ मैं ध्यान खींच रहा हूं वह बीमारी बहुत पुरानी है। वह बीमारी की जड़ हमें खोजनी होगी कि आखिर फासिज्म की जड़ें कहां से कहां तक फैली हुई हैं और कहां से फासिज्म के विचार आते हैं। मसलन एक उदाहरण लें, हम लोग साहित्य के लोग हैं, पहले साहित्य से ही बात करें। जो नव्य फासिज्म है या नव्य मध्यकाल है, इस नव्य मध्यकाल की ब्यूटी यह है कि साहित्य की एक धारणा रही है, साहित्य की एक प्रचलित धारणा रही है। कविता के संदर्भ में भी काव्य किसे कहते हैं इस पर खूब लिखा गया है। कविता क्या है इस पर खूब लिखा है लेखकों ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर मुक्तिबोध तक तमाम बड़े आलोचकों के निबंध हैं, यहां तक कि नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिव कुमार मिश्र, तमाम लोगों ने लिखा है। कविता सबसे फेवरेट विधा है जिस पर सबसे ज्यादा निबंध लिखे गए विधा की दृष्टि से। लेकिन विश्वविद्यालयों के परिवेश में इस नव्य मध्यकाल के प्रभाव के कारण अब कविता की डेफिनेशन बदल दी गई है। मसलन अब तुकबंदी को कविता कहा जाने लगा है। तुक्कड़ जो होते हैं या तुकबंदीवाद जो होते हैं उन्हें वे कवि मानते हैं। और इसका क्लासिक उदाहरण बता रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं पर हिंदुस्तान के कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी तक हुई है। रांची विश्वविद्यालय का नाम मुझे खासतौर पर याद आ रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के कविताओं पर वहां पीएचडी हुई। साहित्य में निबंध पढ़ाए जाएं, निबंध पढ़ाए जाते रहे, बच्चों को निबंध पढ़ाए जाते रहे साहित्यकारों के। लेकिन एक नया जो फिनोमेना है जिसे नव्य मध्यकाल के तौर पर मैं रेखांकित करना चाहता हूं वो ये कि जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी राजस्थान में, बाद में भी ये चीज चली है, तो बाकायदा बच्चों के पाठ्यक्रम में, यानी कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में आरएसएस के जो प्रचारक थे उनके लिखे निबंधों की किताब रख दी गई। अब आरएसएस के प्रचारकों का
निबंध जैसे जैनर से क्या लेना देना, और हिंदी साहित्य से क्या लेना देना? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं जब इंटरव्यू देने गया, तो मेरे सामने जो सिलेक्शन कमेटी में जो महानुभाव बैठे थे, उन्होंने हिंदी साहित्य से, मैं वो प्रोफेसर नहीं है, लेकिन वो कर्ता धर्ता थे, वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे। यूजीसी के नियम है, यानी नव्य मध्यकाल वह जो कि चीजों को विसंदर्भीकृत करता है, संदर्भ से रहित चीजों को पेश करता है। और इस कार्य में अब कई नई चीजें आई हैं। मसलन अब इस पूरे फिनोमेना को ले जो इधर विकसित हुआ है, मसलन जो लिटरेचर में जो चीज थी अब वो राजनीति का हिस्सा बन गई है। लिटरेचर में जो चीज आई, सबसे पहले वो बीमारी लिटरेचर में आई, लेकिन अब वो मोदी सरकार के दृष्टिकोण का हिस्सा बन गई है। साहित्य की गोष्ठियों में और साहित्य की कक्षाओं में जो शिक्षक जाते हैं, उनमें से अधिकांश शिक्षक पढ़ाते समय या बोलते समय संस्मरणों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, या साहित्यकार के साथ में अपनी गपशप। वे पढ़ाते समय मूल्यांकन नहीं करते, वे जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में गपशप, चर्चा, संस्मरण का आना और उसके बहाने आलोचना का रिप्लेस होना, यह सबसे पहले शुरू हुआ और अब इसने पूरी भारत की राजनीति को घेर लिया है। हिंदी की आलोचना में यह एक बीमारी रही है। मसलन मैं, गलती मुझसे भी रोज होती है, ऐसा नहीं, मैं गलती करता हूं और अगर कोई बताता है तो मैं मान भी लेता हूं, मुझे परेशानी नहीं होती, मैं बाकायदा मान लेता हूं हाँ गलती हो गई। क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो कोई पत्थर की लकीर थोड़ा ही बोलते हैं। हिंदी की आलोचना में यह आत्मविश्वास रहा है कि वे जो बोलते हैं पत्थर की लकीर होती है और वो बदलती नहीं है। जब एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, जो एक बार लिख दिया सो लिख दिया, अब उसे रिजेक्ट नहीं होगा। यूरोप की परंपरा में आपको लगातार ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अगर उन्हें यह लगे कि उनकी किताब अप्रासंगिक हो गई है तो वे डिसोन करते हैं, वो लिखते हैं और कहते हैं कि हम इस किताब को अब अस्वीकार करते हैं, यह अब हमारी पुस्तक नहीं है, यह अप्रासंगिक हो गई है। लेकिन हिंदी में आपको एक भी आलोचक ऐसा नहीं मिलेगा जो यह कहे कि उसके लिखे हुए की कोई भी चीज अप्रासंगिक हो गई है। यानी वे जो कुछ लिखते हैं पत्थर की लकीर लिखते हैं, उसे मिटा नहीं सकते आप। क्या आलोचना का विकास ऐसे ही होगा? क्या आलोचना का विकास मूल्यांकन और आत्मालोचना के बिना संभव है? लिटरेचर में यह बीमारी सबसे पहले आई और अब यह बीमारी देश की राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। नरेंद्र मोदी से हम किस बात से परेशान हैं अभी? नरेंद्र मोदी की किस चीज से हम सबसे ज्यादा चिंतित हैं अभी?
पिछले 6 साल से चिंतित है, सब पूरा देश चिंतित है। नरेंद्र मोदी ऋणी हैं हिंदी आलोचकों के, क्योंकि हिंदी आलोचकों ने आत्मालोचना को अपना आधार ही नहीं बनाया। तो नरेंद्र मोदी के अंदर यह फिनोमेना कूट कूट कर भरा हुआ है कि वह आत्मालोचना एकदम नहीं करते और आत्मालोचना पसंद ही नहीं करते। आत्मालोचना के लिए यह जरूरी है कि हम अन्य की बात सुने, अन्य की बात माने, अगर हमने कुछ गलत कहा है तो उसे स्वीकार करें। लेकिन जिन लोगों का आत्मालोचना में विश्वास ही नहीं है, उनके लिए अन्य तो अप्रासंगिक है। अगर आप कोई चीज आलोचना के रूप में कहते हैं तो वो कहते हैं ये तो हमारे यहां पहले से है। हिंदी में ये फिनोमेना सबसे पहले आया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में सबसे पहले आया कि अगर आप कोई चीज बताएं तो वो कहते हैं नहीं। जैसे फ्रांस में संरचनावाद पैदा हुआ, जो कि नव्य मध्यकाल का एक क्लासिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फॉर्म है। जब यहां यह बात कही गई कि यह फ्रांस का एक नया आलोचना सिद्धांत आया है जिसे कि हम लोग संरचनावाद कहते हैं, तो हिंदी के आलोचकों ने पहले कहा, बढ़कर कहा हमारे यहां तो यह पहले से है, फ्रांस के लोगों को बाद में पता चला है। हमारे यहां हर चीज अतीत में खोज लेने की आदत है, और यह प्रवृत्ति, इसे कहते हैं नव्य मध्यकाल। नव्य मध्यकाल की जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका के उम्बर्तो इको, जो इटली के बहुत बड़े मार्क्सवादी आलोचक थे, बेसिकली मैंने ये पदबंध उन्हीं से लिया है। उन्होंने इसके दो महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ ध्यान खींचा था, और वो ये था कि नव्य मध्यकाल के दो उपकरण हैं, एक है संकीर्णता और दूसरा है असहिष्णुता। जो नव्य मध्यकाल से प्रभावित लोग हैं वो अन्य को अपने से छोटा मानते हैं या है ही करके देखते हैं। हिंदी में ये बीमारी बहुत है। आप में से बहुत सारे लोग हिंदी लिटरेचर की क्लासेस में नहीं गए, आपने हिंदी के प्रोफेसरों को नहीं देखा है, हिंदी के आलोचकों को नहीं देखा है। हिंदी के अधिकतर आलोचक और प्रोफेसर इस बीमारी से पीड़ित हैं, और बिल्कुल कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है ये। जब आप अन्य को अपने से छोटा या है ये मानते हैं और ये मान के चलते हैं कि अरे ये तो कल का लौंडा है, ये क्या जाने, ये तो बीए पास अभी करके आया लड़का, ये क्या जाने, जब आप इस एंगल से अपने विद्यार्थी को देखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जाने अनजाने आप अपने और उस विद्यार्थी के बीच में नव्य मध्यकाल की नींव डालते हैं। नव्य मध्यकाल की खूबी है जो कि सबसे पहले लिटरेचर में पैदा हुई, वो ये कि वे लोग डायलॉग नहीं करते, संवाद नहीं करते, डिस्कोर्स नहीं करते, वे लोग एक्सचेंज नहीं करते। मैं हूं ना पागल की तरह, बेवकूफ की तरह, रोज आता हूं, बैठा रहता हूं, एक्सचेंज करता हूं क्योंकि मुझे मजा आता है इसमें, क्योंकि मेरा मानना यह है कि फेसबुक लाइव अब सबसे इफेक्टिव मीडियम है। जो नव्य मध्यकाल से पीड़ित लोग हैं उनके लिए यह मुश्किल है, यह समझने में मुश्किल है, क्योंकि वे संवाद और विमर्श को पसंद नहीं करते। वे किसी भी किस्म के जो वैचारिक एक्सचेंज है उसे पसंद नहीं करते। अब दिक्कत यह है कि इस नव्य मध्यकाल में जहां एक तरफ अब यह चीज, अब जो मैं आपसे कह रहा हूं कि डिस्कोर्स न करना, डायलॉग न करना, एक्सचेंज न करना, किसके अंदर है ये बीमारी?
कल तक यह हिंदी आलोचना की बीमारी थी, अब यह राष्ट्रीय बीमारी है और यह प्रधानमंत्री के अंदर घुस गई है। नव्य मध्यकाल कोरोना वायरस से भी ज्यादा भयानक संक्रमित होने वाला वायरस है। हमारे प्रधानमंत्री भी किसी से डायलॉग नहीं करते। वो न अपने कैबिनेट कोलीग से बात करते हैं, न वो विपक्ष से बात करते हैं, न वो मुख्यमंत्रियों की सलाह मानते हैं, न वो किसी के साथ अपने आइडियाज का एक्सचेंज करते हैं। सो नव्य मध्यकाल सिर्फ वही नहीं है जो साहित्य में होता है और साहित्य की क्लास में होता है। साहित्य की क्लास और साहित्य के आलोचकों ने जिस नव्य मध्यकाल की नींव डाली, वो अभी एक राष्ट्रीय राजनीति में फल फूल रही है। हम सब लोग जानते हैं कि संकीर्णता और असहिष्णुता किस तरह से बढ़ी है समाज में। पहले ये साहित्य में बढ़ी, साहित्य में पैदा हुई और अभी ये समाज का हिस्सा है। मेरी व्यक्तिगत धारणा है ये कि राजनीति में बहुत सारे फिनोमिना वो राजनीति में पीछे आते हैं, साहित्य और कल्चर में पहले आते हैं। कभी इस दृष्टि से राजनीति के मौजूदा परिदृश्य को देखने की कोशिश करें आप, और मौजूदा परिदृश्य नहीं, आप किसी भी युग की राजनीति को देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि पहले बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारी आदतें थी, बहुत सारे संस्कार थे, वो पहले कला और संस्कृति के क्षेत्र में आए और बाद में वो राजनीति में गए। नव्य मध्यकाल ने एक और काम किया, उसने एक ऐसी भाषा पैदा की जिसमें कि जो प्योर लैंग्वेज, भाषा के शुद्धिकरण पर जोर दिया या फिर भाषा के भ्रष्टीकरण पर जोर दिया। और कौन सी भाषा डेवलप की? आलोचना की भाषा नहीं, वस्तुगत भाषा नहीं, परसुएशन की लैंग्वेज, फुसलाने वाली भाषा, जी हजूरी की भाषा। जब तक मेरा विद्यार्थी मेरी 100 बार झूठी प्रशंसा न करे तब तक मैं खुश नहीं होता और वो विद्यार्थी अपनी परीक्षा में पास नहीं होता। तो हम प्रोफेसरों ने कैसी भाषा विकसित की अपने विद्यार्थियों के जरिए? हमारे विद्यार्थी समझते हैं कि प्रोफेसर किस बात से खुश होते हैं उसके। तो विद्यार्थी बिल्कुल जी हुजूरी की भाषा में बोलते हैं। और वही भाषा उसके लिए आदर्श भाषा बताई जाती है और कही जाती है कि उसी भाषा में बोला कर। अगर सर से काम निकालना है ना तो उसी भाषा में बोला कर, काम हो जाएगा तेरा। और यह जी हुजूरी की भाषा, यह जी हुजूरी की भाषा अपने आप में सबसे बड़ी मुश्किल लेकर आई और वह कल तक साहित्य में थी। और आज प्रधानमंत्री जी हुजूरी की भाषा के बिना खुश नहीं होता। और इस शुद्ध भाषा के प्रयोग ने या भाषा के भ्रष्टीकरण की प्रक्रिया ने या जी हुजूरी की भाषा के उदय ने जो सबसे खतरनाक काम किया, पैरेलल चल रही हैं सारी चीजें। हमारे यहां ब्रांड थे, हमारे यहां नगेंद्र एक ब्रांड थे और हमारे यहां नामवर सिंह भी एक ब्रांड थे, रामविलास शर्मा भी एक ब्रांड थे। हमने लोगों को ब्रांड बनाया। और जब ब्रांड बनाने गए तो हमने बाकायदा नामवर सिंह की तुलना अमिताभ बच्चन से की कि वो हिंदी के आलोचना के अमिताभ बच्चन हैं। हमने शब्दों को भी ब्रांड बनाया साहित्य में। अब दिक्कत यह है कि वो शब्द साहित्य में चल रहे थे तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे, वो साहित्य में ही चलता रहता था झमेला। लेकिन ये साहित्य में बनने वाले ब्रांड अगर राजनीति में चले जाएं, यानी शब्दों को ब्रांड बनाने वाली परंपरा अगर राजनीति में शिफ्ट कर जाए तो राजनीति कितनी खतरनाक होगी, इसे आप समझने की कोशिश करें।
कहने का मतलब यह कि भाषा के मैनिपुलेशन की प्रक्रिया, भाषा के भ्रष्टीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले साहित्य में शुरू हुई, जिसने कि आज राजनीति को पूरी तरह से घेर लिया है। और हमारी खूबी है कि हम अनुकरण की भाषा या जी हुजूरी की भाषा को हम पसंद करते हैं, और हम चाहते हैं कि उसके पीछे गोल बंद हो जाए। मैंने वो गोलबंदी देखी है, अपनी लाइफ में देखी है, मैंने अपने विद्यार्थी के तौर पर देखी है, मैंने अपने एक शिक्षक के नाते भी देखी है, लेकिन मैंने कभी भी इसको अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दिया। सारे लोग जानते हैं इस बात को जो मुझसे पढ़े हैं। मेरे घर आके कोई विद्यार्थी चमचागिरी की भाषा में मुझे मुग्ध नहीं कर सकता। अगर मुझे फ्रैंकली बोला जाएगा तो मैं शायद समझ जाऊं एक बार, लेकिन चमचागिरी की भाषा तो मैं 1 मिनट में पकड़ लेता हूं और मैं उसके बाद में तो सुनना ही बंद कर देता मैं। तो लड़ाई का क्षेत्र कहां है? लड़ाई का क्षेत्र राजनीति तो है, वो तो दिखाई दे रही है। अरे लड़ाई तो शुरू हुई थी घर के अंदर, साहित्य के अंदर, आलोचना के अंदर। संदर्भ की मौत सबसे पहले आलोचना में हुई, और इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन लोगों ने प्रगतिशील आलोचना की नींव रखी। और इसीलिए मुझे जॉर्ज लुकास बार बार याद आते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ रीजन किताब याद आती है। ये बातें करना बहुत आसान है, जलेबियां बनाना भाषा में बहुत आसान है। एक और चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, वो ये कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक परंपरा पैदा हुई, और वह परंपरा पहले साहित्य में आई। परंपरा यह थी कि हमारे यहां जो लिखित में अर्थ है वह महत्वपूर्ण माना जाता था। आपने कोई शब्द बोला तो हम वेरिफिकेशन के लिए क्या करते थे कि हम लौट के डिक्शनरी की ओर जाते थे, हम देखते थे किताब में क्या लिखा हुआ है। तो लिखित अर्थ, लिखित शब्द को और उसके लिखित अर्थ को हम प्रमाण के तौर पर देखते थे। लेकिन अब किसी भी शब्द का जो लिखित अर्थ है वो प्रामाणिक नहीं है। अब प्रामाणिक वह जो वक्ता जो बोल रहा है वह प्रामाणिक है, और इसकी नींव सबसे पहले आलोचकों ने डाली, और उन आलोचकों ने डाली जो वक्तृता के लिए विख्यात थे। यानी जो शब्द बोला जा रहा है उस शब्द के बारे में प्रामाणिक अर्थ कहां मिलेगा? अगर आप ये कहें कि किताब में ये लिखा हुआ है ये प्रामाणिक है, तो लोग कहते थे कि नहीं, हम नहीं मानते, हमारे सर ने ये बताया है। जाने अनजाने ये जो परंपरा शुरू हुई, इसने अब राजनीति के क्षितिज को अपनी ग्रिप में ले लिया है। और अब प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं लिखित को नहीं मानता, और प्रधानमंत्री के अनुयायी कहते हैं कि हम लिखित को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता वह नहीं है जो संविधान में लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्षता वह है जिसे हमारा प्रधानमंत्री बोलता है, धर्मनिरपेक्षता वह है जो हमारा नेता बोलता है। अब बोला हुआ महत्वपूर्ण हो गया, और बोले हुए में जो अर्थ है वह महत्वपूर्ण हो गया। पहले यह था कि शब्द का लिखित में जो अर्थ होता था वह महत्वपूर्ण होता था, और इसने एक नई किस्म की इल्लत को, नई किस्म की परेशानी को जन्म दिया है। यानी इस पूरे क्रम में शब्द की प्रामाणिकता का स्रोत ही बदल दिया गया है। पहले शब्द की प्रामाणिकता का स्रोत, शब्द के अर्थ की प्रामाणिकता का स्रोत लिखित रूप में होता था। लेकिन अब आप कल्पना कीजिए, जस्ट आपने ऐसा उग्र आक्रामक राम नहीं देखा होगा, जो उग्र राम, धनुर्धर राम,
जिस धनुर्धर राम की परिकल्पना राम मंदिर आंदोलन के साथ पेश की गई, यह वह राम नहीं है जिसकी परिकल्पना तुलसी ने की थी। यह वह इमेज नहीं है, यह वह इमेज नहीं है जो वाल्मीकि के राम के यहां है। अब नया राम है, एकदम उग्र आक्रामक राम। तो राम का भी अब स्रोत बदल गया। हमारे लिए एक चिंता की चीज है ये, क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ाते हैं और हम लिटरेचर से हमारा पहला कंसर्न है, राजनीति हमारा बाद में है। अब इसका एक दूसरा डायमेंशन है जिस पर हम लोग सोचें, और बहुत जरूरी है वो सोचना। यानी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फासिज्म के बहुत सारे जो प्रयोग, भाषिक प्रयोग जो आजकल राजनीति में हो रहे हैं, उन तमाम प्रयोगों को सबसे पहले लिटरेचर में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, साहित्यिक कक्षाओं में सबसे पहले उनका जन्म हुआ और प्रयोग हुआ, और बाद में वे राजनीति में गए। भारत कैसा है? अब एक नए सवाल की तरफ चलते हैं। भारत के बारे में सभी लोगों ने लिखा है। राजा राममोहन राय ने भी लिखा है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है, भारत के बारे में नामवर सिंह ने भी लिखा है, भारत के बारे में सबने लिखा है। पिछले 150 पौने 200 साल में भारत के बारे में हर एक ने अपने अपने तरीके से कि भारत क्या है, इस पर सबने लिखा है। लेकिन हाल के वर्षों में, पिछले 10-15 साल में जो फिनोमिना विकसित हुआ, उसने भारत के बारे में जो लिखा गया और पढ़ा गया, बताया गया, और खासतौर पर सन 2000 के बाद, यानी जो पिछले 20 साल हैं, अगर मुझसे टाइम फ्रेम ही पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि पिछले 20 साल में भारत का जो अर्थ है वो बदल दिया गया। अब भारत उस अर्थ में नहीं प्रचारित और प्रसारित है और लोगों के जेहन में है जो हम लोग कहते हैं ना, भारत बहुलतावादी, सांस्कृतिक, बहुलतावादी, धार्मिक वगैरह वगैरह देश है। अब भारत की धुरी क्या है? किस चीज पर टिका हुआ है भारत? अभी सिर्फ एक ही चीज का प्रचार हो रहा है, और वह है भारत कहां मिलेगा आपको, कैसा है भारत, भारत का अर्थ क्या है। अब भारत का नया अर्थ है, भारत आस्था पर टिका हुआ है। अब भारत आस्था की चीज है, मूल्यांकन की चीज नहीं है, समझने की चीज नहीं है। कह दिया है देश तो देश, कह दिया है भारत तो भारत। विचार मत करो, सोचो मत, मूल्यांकन मत करो। अब भारत सिर्फ आस्था की चीज है, और जो कहा गया है उसे मानो। और भारत किसकी देन है? हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कि भारत को हिंदुस्तान की जनता ने बनाया, मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, इन स्त्रियों, इन लोगों ने बनाया। अब तो ये भारत जो आस्था की चीज है, इस भारत का निर्माता सिर्फ एक है, और सिर्फ एक है, और वह ईश्वर है। भारत किसकी देन है? किसने बनाया भारत को? और यह चीज बिल्कुल जेहन में उतार दी गई है, और यही है नव्य मध्यकाल। आपने जिस भारत की छवि, इमेज, धारणा जो पिछले 150 पौने 200 साल में विकसित की थी, पिछले 20 साल में जो हैवी कैंपेन चला है, उसमें अब भारत को भगवान की सृष्टि के तौर पर बाकायदा जेहन में उतार। भारत को चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या कहा जा रहा है अभी?
पिछले 60 दिन से जो लोगों के जेहन में बात उतारी जा रही है और अभी व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए जो लोगों के बीच में प्रचारित की जा रही है, भारत को बचाने के लिए, आप जानते हैं हमारे यहां एक सुपरमैन है जिन्होंने, भारत में करोड़ों लोग मर जाते अगर लॉकडाउन नहीं होता तो। सुपरमैन ने ऐसा जादू किया कि करोड़ों लोग मरने से बच गए लॉकडाउन की वजह से। भारत को क्या चाहिए? भारत को नागरिक नहीं चाहिए, मजदूर, किसान, नौजवान, औरतें, छात्र, बेरोजगार, कारखानेदार, पूंजीपति नहीं चाहिए। भारत को सिर्फ सुपरमैन चाहिए। और सुपरमैन की बुद्धि बहुत विलक्षण होती है, बहुत मेधावी है वो आदमी। और भारत किस चीज पर टिका हुआ है? भारत को कौन सी चीज है जो इस संकट से उबार देगी? कभी कहा था किसी ने कि भारत को अगर अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बेहद जरूरी है, कारखाने खोलना, बांध बनाना बेहद जरूरी है। अब यह नहीं कहा जा रहा, अब कहा जा रहा है भारत को महान बनाने के लिए आत्मबल चाहिए, आत्मबल। तो भारत को महान बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक सुपरमैन चाहिए और एक आत्मबल चाहिए। आत्मबल से जनता काम चलाए और सुपरमैन से सरकार काम चलाए। और ये जो आत्मबल है और ये जो सुपरमैन है, इस आत्मबल और सुपरमैन के नीचे जो तमाम किस्म की क्रूएलिटी घट रही है, मैं नहीं कहूंगा कि ये सुपरमैन की वजह से घट रही है, वो अपने लोग अपने अपने अनुभव से तय करें। सामाजिक जीवन में जो अपराध और क्रूरता और बर्बरता जो घट रही है और दिख रही है, अब हमारे बुद्धिजीवियों ने उसके बारे में सवाल करने बंद कर दिए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं दिल्ली में जब से आया हूं मैं सुन रहा हूं, लगातार इंटेलेक्चुअल्स को सुन रहा हूं मैं, चलते फिरते कभी फोन आते हैं, कभी कुछ आते हैं। किसके साथ? अब तो कोरोना के साथ तो रहना ही है। और ये तो भैया भगवान की कृपा है, जब तक जीवन है, जब तक सांस में सांस है, तब तक आस है। भगवान जब उठा लेगा तो उठा लेगा। ये किसी के मारने से कोई मरने वाला नहीं है। यानी अब हमारे बुद्धिजीवी, हमारे शिक्षित लोग, हमारा शिक्षित मध्य वर्ग जो समाज में घट रही क्रूरताएं और बर्बरताएं, उनसे वो एकदम किनारा कसी करके बैठ गया है। उन पर वो बात नहीं करना चाहता। और बर्बरताओं, क्रूरताओं से सबसे पहले किनारा कसी किसने की? मैं फिर लौटूंगा, सबसे पहले किनारा कसी की हिंदी के आलोचकों ने और हिंदी के बड़े लेखकों ने, जो ट्रेंड सेटर हैं। जो लिटरेचर में जब आपने ये चीज हजम कर ली तो जाहिर है कि फिर तो आपकी पाचन शक्ति सुदृढ़ हो चुकी है। राजनीति में भी जब ये घटेगा और राजनीतिक हरकतों के वजह से जब ये घटेगा तो आप इसे हजम कर लेंगे। सो नया जो फिनोमिना है, वो नया फिनोमिना यह है कि आप जो आपके सामने जो बर्बरता, क्रूएलिटी घट रही है, आप उस पर टिप्पणी करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए तैयार नहीं है। आप सर्च कीजिए, आप सर्च कीजिए सिर्फ मेरे कहने से कि जितने लाइव टेलीकास्ट आ रहे हैं इंटेलेक्चुअल्स के, उन लाइव टेलीकास्ट में ये जो अभी बर्बरता 60 दिन के अंदर घटी है समाज में, उसके कितने गहरे चित्रण हैं और मूल्यांकन हैं। क्षण के साफ हो जाएगी चीजें।
सो अब हम बर्बरता को देखकर चिंतित नहीं होते, हम बर्बरता पर बात नहीं करते। हम बर्बरता के बारे में बोलना पसंद नहीं करते क्योंकि डर लगता है हमें कि कहीं हम सरकार के खिलाफ तो नहीं है। तो एक नया संसार रचा है हमने। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जिसमें बर्बरता पर चर्चा नहीं होती। हम एक ऐसे मध्य वर्ग का हिस्सा हैं जो सामाजिक बर्बरता के विभिन्न रूपों के बारे में कभी चर्चा नहीं करता। या हम ये कहें कि ये जो बर्बरता घट रही है ये हमारे कभी भी विवेक को चुनौती नहीं दे, एक टस से मस नहीं होता। हम इतने इर्रेशनल हो चुके हैं कि हमें कभी ये चीज दिखाई नहीं देती। ब्यूटी यह है कि जो अभी अभी दूर की छोड़ दीजिए, जो अभी तत्काल घटा हुआ अतीत है, उससे भी हम सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे दूर मत जाओ, तुम 2002 में, 2003 में, 2000 में, 1992 93 में भी पिछले 60 दिन में जो घटी है, उस क्रूरता और बर्बरता को देखकर हम सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। और क्रूरता और बर्बरता से सबक लेने का तरीका क्या है? वो कैसे हमारे जहन में चीज गई है कि हम विज्ञान और तर्क को नहीं मानते। चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, और चाहे वो एक मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी और शिक्षित व्यक्ति हो। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक, विज्ञान और तर्क का एकदम निषेध और नकार और अस्वीकार। और इसने तर्क के विध्वंस को जन्म दिया है, और यह सबसे खतरनाक चीज है। किसी ने यह नहीं कहा, कोई विपक्ष चाहता थोड़ा ही है कि मोदी जी को हटाया जाए, कोई नहीं चाहता। हाँ, मैंने जरूर ये बात कही कि मोदी जी को हटाया जाए, मोदी जी इस्तीफा दें, मोदी जी नहीं रहेंगे। मेरी राय से लोग सहमत नहीं है। मैं अपनी राय पर कायम हूं। क्यों कायम हूं? सवाल यह है कि पिछले 60 दिन में जो कुछ घटा है, लॉकडाउन के दौरान जो कुछ घटा है, उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सवाल यह, नोटबंदी में जो घटा है, क्या उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जीएसटी के दौरान जो घटा है, क्या उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नरेंद्र मोदी के चरित्र की और नरेंद्र मोदी की राजनीति की विशेषता यह है कि यहां किसी भी चीज का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, और खासतौर वस्तुगत मूल्यांकन नहीं संभव है। इसलिए जो सरकार फैसले लेती है, उन फैसलों को आप मानिए, मूल्यांकन करना व्यर्थ है। और जो सरकार के फैसले हैं, उन फैसलों का ऐसे तर्कों के जरिए मूल्यांकन किया जाता है जिनको हमने कभी पहले सुना नहीं है, या जिन तर्कों के आधार पर मूल्यांकन हो ही नहीं सकता। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं मैं। सरकार को पूरा हक है यह कहने का, वो अपने दावे में खरी हो भी सकती है कि वो 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। हम तर्क के लिए उनकी बात मान लेते हैं को 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, वो उद्योग के लिए तमाम किस्म के इंसेंटिव दे रहे हैं, वो तमाम किस्म का लोन देना चाहते हैं, जैसा कि अभी वित्त मंत्री ने कहा कि वो लोन देना चाहती हैं। और जो बैंक के मैनेजर हैं वो डरे नहीं, उनको परेशान नहीं किया जाएगा, वो दें, लोन दें। वो सीबीआई से नहीं डरे, वो और किसी संस्था से नहीं डरे, उनको परेशान नहीं किया जाएगा, वो लोन दें।
अरे सवाल यह है कि सरकार के पास में मान लो कोई कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे 25,000 करोड़ रुपए का लोन ले गया, तो सवाल यह है कि आप उससे कौन सा कारखाना लगवाना चाहते हैं, किस तरह कारखाना लगवाना चाहते हैं। सरकार के पास में कर्ज देने के लिए पैसा तो है, लेकिन यह पैसा कहां निवेश होगा? क्या इस देश को औद्योगिकीकरण की जरूरत है कि नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है कि नहीं है? अगर है तो नरेंद्र मोदी की सरकार यह बात बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि कहां, किस क्षेत्र में, किस इलाके में कारखाना लगना है, और ये पैसा दे रहे हो, जाओ पैसा लगाओ, जमीन लो, कारखाना खोलो, कारखाना बनाओ। कर्ज देने भर से कारखाने नहीं खुलते, कर्ज देने भर से उद्योग रिवाइव नहीं होते। पैसा अपने आप में इंडस्ट्री खुलने का रास्ता नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप कर ये रहे हैं कि आप वो अपनी पॉलिसी का भी वस्तुगत मूल्यांकन करने के लिए तैयार नहीं है। आप सिर्फ ये मान रहे हैं कि आप कर्ज दे रहे हैं तो वो कर्ज अपने आप में मैटेरियलाइज हो जाएगा। पिछले 6 साल में जो कारखाने खोलने के लिए, निजी उद्योगों के लिए जो कर्ज दिए गए, उनमें से अधिकतर कर्ज अब बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं और वो डूब गए हैं पैसे। क्यों? क्योंकि आपने कभी ये कहा ही नहीं कि भाई ये पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें एक काम करना है कि कप प्लेट बनाने का कारखाना खोलना है, और हम निगरानी करेंगे, हम देखेंगे कि तुमने कारखाना खोला कि नहीं खोला। तो यानी अब सारे फैसले जो लिए जा रहे हैं, वो फैसले भी किस आधार पर लिए जा रहे हैं? मोदी ने फैसले लिए हैं, इसलिए इनको मानो, आस्था रखो। भारत पर भी आस्था रखो, मोदी पर भी आस्था रखो, और मोदी के फैसलों पर भी आस्था रखो। और जब आप, जाहिर है कि आपने सुपरमैन को चुना है, तो उसके फैसलों को नतमस्तक होकर मानना और उसका प्रचार करना है। तो अब कौन सी चीज है जिसको समाधान के तौर पर पेश किया जा रहा है? सिर्फ एक चीज आपके जहन में उतारी जा रही है तमाम किस्म के मैसेजेस के जरिए, कि मोदी जो कर रहे हैं उस पर आस्था रखो, सब ठीक होगा। अच्छा, पिछले 6 साल में ठीक नहीं हुआ, अब ये ठीक कर देंगे। ये पिछले 6 साल में जो कुछ ठीक था उसे बेठीक कर चुके हैं ये, क्योंकि ये विज्ञान की नहीं मानते, ये तर्क की नहीं मानते। तो एक जो नव्य मध्यकाल में जो नया मॉडल पॉलिटिक्स से लेके कल्चर तक, राजनीति से लेके शिक्षा तक जो विकसित किया गया, साहित्य तक जो विकसित किया गया, उस नव्य मध्यकाल के मॉडल का जो बुनियादी आधार है वो ये कि संदर्भ मत बताओ, संदर्भ छिपाओ, विज्ञान की मत मानो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ठुकराओ, तर्क की मत मानो, तर्क के आधार पर कोई विमर्श मत करो। और कैसे होगा काम? सिर्फ 2 चीज पर विश्वास करो, अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति। मनुष्य जो चाहता है वो कर लेता है, तो इसलिए तुम चाहो, बस तुम्हारी इच्छा शक्ति ही काफी है। और इच्छा शक्ति अगर तुम्हारे अंदर है कोरोना से लड़ने की, तो तुम कोरोना से भी लड़ लोगे, और कोरोना से लड़ रहे हैं लोग। लगातार कोरोना का ग्राफ ऊपर जा रहा है और लोग लगातार उसके ग्रिप में बढ़ते चले जा रहे हैं। यह इच्छा शक्ति है लोगों की। यानी अब लोगों को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। कोरोना से संक्रमण से वो मरे या जिए, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और तुम चिंता मत करो, सुपरमैन का तो जादुई व्यक्तित्व है, वो तो जिसको स्पर्श करता है ना, सोना बना देता है। बस पारस है, पारस।
सो नए शब्द हैं जिनका के जन्म हुआ है इस बीच में, जो हमारे जहन में उतारे जा रहे हैं, वो है सुपरमैन, आत्मबल, इच्छा शक्ति, आस्था, भगवत कृपा, नियति, मोदी का जादुई व्यक्तित्व। एक और चीज है जिसे मैं कह के इसे अपनी बातचीत को मैं समेटना चाहूंगा। दो चीजें कही जा रही हैं बाकायदा। एक तो यह कही जा रहा है, कहा जा रहा है कि देश प्रगति दिशा में जाएगा। दो चीजों का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, एक तो प्रगति और एक है प्रतिक्रिया। और इस प्रगति और प्रतिक्रिया को किसके तहत बांध दिया गया है? यानी प्रगति और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन नहीं कर सकते आप, विश्लेषण नहीं कर सकते। आपसे कहा जा रहा है कि देश प्रगति कर रहा है तो प्रगति कर रहा है, आप बस इसे मानिए। यानी तर्क के विध्वंस का जो दो तत्व हैं, प्रगति और प्रतिक्रिया, और ये प्रगति और प्रतिक्रिया के जरिए अब आपके दिमाग को उन तमाम पदबंधों के जरिए जिनका कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया, उन पदबंधों के जरिए नियंत्रित किया जा रहा है और आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप उन्हीं पदबंधों में सोचें और देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाषण कला, डेमोगोगी। सिर्फ एक भाषण हो जाए, बस समस्या का समाधान बस हाथ के पास में ही रखा हुआ है। बस एक बार बोल दें मोदी जी, यानी अब सारी समस्याओं के हल भाषण कला में खोजे जा रहे हैं। और भाषण कला के जरिए ही विकास भी स्थापित हो रहा है और विकास का विकास भी हो रहा है। विश्लेषण और मूल्यांकन की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने कह दिया है कि डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट हो रहा है। मोदी जी ने कह दिया है कि कोरोना आ गया है तो कोरोना आ गया है। मोदी जी ने कह दिया कोरोना से आप लड़ सकते हैं, आप इससे फ्री हो सकते हैं, आप आगे जाइए और अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, चाहे कोरोना आपके दरवाजे पर खड़ा हो और आप मानने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अब भाषण कला पर जो आपकी अगाध आस्था थी, उस अगाध आस्था का अब भयानक दोहन हो रहा है। यानी आपको समझा दिया गया है कि भाषण के जरिए जो बात कही जाएगी और मोदी जी के भाषण के जरिए जो बात कही जाएगी वो पत्थर की लकीर होगी, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और इसने एक थोथा गौरव, एक छद्म गौरव भारत के बारे में, विकास के बारे में हमारे जेहन में उतार दिया है। इकोनॉमी बिल्कुल जमीन पर आके टिक गई है। 1%, 1.5% के करीब जीडीपी की दर पे इकोनॉमी टिक गई है। पूरी इंडस्ट्री एकदम क्रैश कर गई है नीचे तक। मजाल है कि आप शिक्षित लोगों को समझा दें ये बात। मजाल है कि आप सामान्य नरेंद्र मोदी के अनुयायियों को यह बात समझा दें। वे मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वे गौरव के नशे में चूर हैं। और गौरव के नशे में एक आक्रामक सैन्यवादी भारत, उसकी इमेज लोगों के जेहन में बिठाई गई है। एक और फिनोमेना दिखाई दे रहा है। अदालतों ने यह रुख अख्तियार कर लिया है कि वे सिर्फ संवैधानिक खनन के प्रश्नों पर विचार करेंगी। लेकिन यह बात सरकार बताएगी कि कौन सी चीज संवैधानिक तौर पर लागू नहीं हुई है,
कौन सी चीज ऐसी जो कि संवैधानिक उल्लंघन का हिस्सा मानी जाएगी? यानी अब अदालत सिर्फ वही विचार करेगी जिस चीज पर विचार करने की अनुमति सरकार देगी। और इस पूरे क्रम में हाँ, जो क्लाइमैक्स है, 60 दिन में 12 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हुए, लाखों उद्योग धंधे बंद हो गए, कई करोड़ मजदूर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, और अब कहा जा रहा है कि 700 से अधिक वर्चुअल रैली सेलिब्रेट करने के लिए कि मोदी जी का कार्यकाल साल पूरा कर रहा है। यानी सरकार के नीतियों के कारण जो नीचे जो तबाही मची है, वह तबाही अब उपलब्धियों में बदली जाएगी। कभी हमने सोचा नहीं था ये कि जिस समय सबसे ज्यादा नौकरियां छीनी गई हों, जिस समय सबसे ज्यादा उद्योग धंधे बंद हुए हों, जिस समय पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एकदम कोलैप्स कर गई हो, और उस समय सरकार ये कहे कि मैं अपनी सरकार के गठन का मैं अपना सालाना जलसा मनाऊंगी, वह भी वर्चुअल रैलियों के जरिए, और 700 से अधिक रैलियां होंगी। हमने ऐसा तो निर्लज्ज जो है कभी प्रशासन नहीं देखा कि जनता की तबाही पर वो जय जयकार करे और जश्न मनाए। ये जो जश्न है, ये जो जश्न का माहौल है, ये जश्न का माहौल इस चीज सीखी। और आखिरी चीज ये कह के मैं बात रोकूंगा। मैं अब जब कहीं किसी भी चीज में डिस्टरबेंस होती है ना, तो मोदी जी एक चीज कहते हैं, कहीं कोई चीज डिस्टरबेंस हुई तो वो कहते हैं मैं कानूनी बदलाव करता हूं, कानून में प्रॉब्लम है, कानून को अभी बदलते हैं। किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस, अव्यवस्था, अराजकता को दूर करने का नरेंद्र मोदी के पास में एक ही उपाय है और समाधान है, वह है कानूनी बदलाव। और इस कानूनी बदलाव के चलते लगातार क्रमबद्ध तरीके से सुनियोजित ढंग से भारतीय नागरिकों के अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। कई राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य हैं, वहां मजदूरों के अधिकार सस्पेंड कर दिए गए हैं, कानून सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये जो डिस्टरबेंस को कानून के जरिए, कानूनी बदलाव के जरिए हल करने की जो पद्धति है, जानते हैं किसकी पद्धति है? ये हिटलर की पद्धति है। तो ये देवी देवता की तरह जो महान, जो सुपरमैन दिखाई दे रहे हैं, ये सुपर महान जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, उनकी खूबी, विशेषताओं चीज पैदा की है, सिर्फ एक चीज पैदा की है, तर्क का विध्वंस। अब वो लॉजिक को नहीं मानते, किस्म के लॉजिक को किसी भी विश्लेषण के लिए करने के लिए तैयार। इसने एक नई समस्या को, जिसमें तर्क से लोग नफरत, तार्किक से लोग नफरत, हमें वह है, बल्कि हम उसे डराते हैं, धमकाते हैं। सो नव्य ब्यूटी है वो ये संदर्भ का अंत, विश्लेषण का अंत, मूल्यांकन, और अंत में तर्क का अंत। और तर्क का अंत लॉकडाउन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नए भारत को बनाने के लिए तर्क, बिना तर्क की ओर लौटे नए भारत का निर्माण संभव। नए भारत करने के लिए औद्योगिकीकरण की ओर लौटना होगा। कर्जगीर भारत नहीं चाहिए, हमें इंडस्ट्रियल भारत चाहिए। हमें ऐसा भारत चाहिए जहां के सरकार की नीतियों का
खुलकर विचार विमर्श के जरिए मूल्यांकन हो सके। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए